जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो कि सीजीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन हिंदी में प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज। इसी के साथ फिर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करने के लिए कहा जा रहा है या शो करने के लिए कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो समीकरण निकाय है वो क्या हल है, क्या हल रखेगा, अद्वितीय हल होगा इसका। तो दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए आपको कंडीशन याद होगा स्टूडेंट, वो 3 कंडीशन जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान कवर किए हैं। वो अगर याद नहीं है तो जाइए और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन इक्वेशन को, ये हमने लिख लिया। फिर अब इसका कंपैरिजन किससे करते हैं हम इसका कंपैरिजन करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो वहां से जब हम करते हैं तो यहां हमें मिल जाएगा, यहां a1 इज इक्वल टू क्या होता है 3, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 12, इसी तरह वह a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। दूसरे समीकरण की बात की जाए तो b2 में मिल जाएगा आपको 3, व c2 में मिल जाएगा आपको 4। हो गया। अब हमें किसके लिए चेक करना है, अद्वितीय हल के लिए। तो a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 3 डिवाइडेड बाय 5। b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। अब हम जानते हैं क्या एक बात कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तभी हमारा क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का समीकरण निकाय का हल जो होगा अद्वितीय प्राप्त होगा। और यहाँ स्पष्ट है कि 3 अपॉन 5 और 5 अपॉन 3 कभी भी इक्वल नहीं होते। इसीलिए मैं लिखूंगा कि चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा या समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ये अपना आंसर है। इसी प्रकार अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन के लिए इसको चेक कीजिए या इसको शो कीजिए। शो करना मतलब आएगा ही आएगा, बस आपको दिखाना है इसको कि किस तरह से आएगा या उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल हो पाता है, क्या कि इसको यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें शो करना है कि यूनिक सोल्यूशन आएगा, इसका अनंततः अनेक हल आएगा ही आएगा। तो क्या होता है, फिर से वही कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे इसको, इसके व्यापक रूप से। किसके व्यापक रूप से, 2 चरों के रैखिक समीकरण से। तो यहाँ से मिल जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर मिल जाएगा -3 और c1 मिल जाएगा 5। याद रखिएगा, इसको आपको साइन के साथ ही लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a2 मिल जाएगा आपका 6, b2 मिल जाएगा -9 और c2 मिल जाएगा 15। अब आपको किसके लिए चेक करना है, आपको चेक करना है अनंततः अनेक हल के लिए। तो यहाँ से हम अगर a1 अपॉन a2 निकालें तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 6, और आप जानते हैं कि 2 अपॉन 6 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 2 में एक बार जाएगा और 6 जो है वो 3 टाइम्स यहाँ से कट हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। b1 अपॉन b2 की अगर बात की जाए तो क्या है -3 अपॉन -9। तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, तो वो आता है आपका 3 टाइम। और c1 अपॉन c2 की अगर बात की जाए तो 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/3। अब स्पष्ट रूप से यहाँ देखा जा सकता है कि 1/3 आया है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 भी 1/3 और c1 अपॉन c2 भी 1/3। और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, यही तो होता है कि सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि चूँकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अतः समीकरण निकाय का, अतः समीकरण
निकाय का अनंततः अनेक हल प्राप्त होगा या हल होगा। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो हमारा अननोन वेरिएबल है, हमारा जो अज्ञात चर है के, इसका वैल्यू क्या होगा और वैल्यू कब हमें फाइंड करना है, जब इस समीकरण निकाय का हल जो होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड कर लेना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हमें फाइंड कर लेना है। तो यहाँ आपका a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 8, b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा आपका 5, c1 हो जाएगा 9, ये हो गया। इसी तरह a2 हो जाएगा क्या, k, b2 हो जाएगा आपका 10 और c2 हो जाएगा 15। अब आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है कि इसको नो सॉल्यूशन अर्थात कोई हल नहीं के लिए इसको देखना है। तो कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है, सॉरी, इस कंडीशन पे हम जब रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार हमें करना है। तो यहाँ से a1 8 अपॉन k, b1 है आपका 5 अपॉन 10 इज़ नॉट इक्वल टू c1 है आपका 5 अपॉन 15। अब आप देख पा रहे हो k यहाँ है। अब इसके साथ, इस वाले पूरे पद के साथ कोई भी एक जोड़ा आप ले सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये कहाँ से, पहले और दूसरे पद से। तो 8 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 से क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये, अगर k का वैल्यू चाहिए मुझे तो k को मैं इसके साथ, अर्थात क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं तिर्यक गुणा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, 10 का जब 8 के साथ गुणा होगा तो a आ जाएगा 80 और यहाँ पे k का 5 के साथ आएगा तो 5k। हमें तो चाहिए k का वैल्यू, तो k अकेला यहीं रहेगा और 5 जब इधर आ जाएगा तो 80 के नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 अपॉन 5। तो 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 बन जाएगा 30 और 5 6 आर 30। तो k का वैल्यू हो जाएगा आपका 16। ये रहा आपका आंसर। जब मैं इसके k की जगह पे क्या रखूँगा, 16 रखूँगा, तो मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की ओर बढ़ूँगा तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ। बढ़ते हैं आगे। यहाँ की अगर बात की जाए तो हियर a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -k और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो फिर से वही, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं के लिए क्या लिखेंगे हम, चूँकि कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, a1 अपॉन a2 अर्थात k अपॉन 12 और b1 अपॉन b2 मीन्स 3 अपॉन -k। शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक बार हम क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन का क्या कहना है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 12x माइनस ky इज इक्वल टू 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें कहाँ ले चलता है ये रास्ता। चलिए बढ़ते हैं आगे। c1 अपॉन c2 3 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 6। अब यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड करना है किसका, k का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो k का जब मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा ये
k/12 इज इक्वल टू 3/-k, ये मैं साथ लेके चलूँगा। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे -k का स्क्वायर, सॉरी k इंटू के, हाँ -k का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा अपना 36। नो स्टूडेंट, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो कि है प्रिंट अच्छे से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पे है प्लस, क्योंकि इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए यहाँ भी हमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिल पाता है कि जब ये माइनस साइन इसके साथ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा k² इज इक्वल टू -36, और जब मैं k का वैल्यू निकालने जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा -36 √-36। और क्लास 10th के लेवल तक आप इसका वैल्यू नहीं जानते हैं, इसका वैल्यू आप नहीं जानते या नहीं रखेंगे। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आप इसको बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, इसी बहाने हमें नया चीज़ सीखने को मिल गया। बढ़ते हैं आगे, हमने जो करेक्ट किया उसके साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका +k, तो यहाँ पे हो जाएगा ये +k और ये -k हट जाएगा। तो -k² जब हटा, k इंटू के किए हमने, यहाँ से भी हटेगा k इंटू के, k², और 12 इंटू 3 36, यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू √36, तो k का मान आ जाएगा आपका +6। अब फिर से ये हमें निर्णय लेना है कि +6 होगा या -6 होगा। तो याद होगा स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन पे क्या करते हैं, k के वैल्यू को रख के देखते हैं। अगर इस कंडीशन के लिए ये फुलफिल हो पाता है, कोई भी माइनस या प्लस, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वैल्यू होगा। कहने का अर्थ है, जैसे कि अगर मैं एक बार टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा, कि पुट k इज इक्वल टू -6 सपोज, चलिए +6 करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k की जगह जहाँ जहाँ इन तीनों में k दिखाई दे रहा है तो क्या रख देंगे, हम इस 6 को रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/12, यहाँ पे इज इक्वल टू 3/k, तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 3/6। अब यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 6/12 1/2 होता है, इज इक्वल टू 3/6 1/2 होता है, इज़ नॉट इक्वल टू 3/6 1/2 होता है। क्या ये सही संतुलन हमें दिखाई देता है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, जो कि इक्वल है। कब, जब हमने 6 रखा, +6 रखा, इसका मतलब है +6 तो नहीं होने वाला। तो क्या अर्थ है कि -6 होगा। चलिए उसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कि पुट k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 दे सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 -6/12 इज इक्वल टू 3/-6 इज़ नॉट इक्वल टू 3/6। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। क्या ये सही है, ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल ये सही है। और कब सही है, जब हमने k इज इक्वल टू -6 रखा। तो इस तरीके से आपको टेस्ट करना है। चाहे तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एक छोटे से वाक्य के साथ इसको अंत कर सकते हैं कि k बराबर -6 के लिए, -6 के लिए ये जो समीकरण निकाय है वो संतुष्ट होता है। अतः k बराबर 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि k इज इक्वल टू -6 के लिए समीकरण निकाय का हल, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। किसके लिए, -6 के लिए। याद रखिएगा, सारी कहानी यहाँ पे आपको बता दी गई है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 3 का, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पैटर्न दिखने वाला है। तो यहाँ से फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6
B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो फॉर नो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको आपको शॉर्टकट में समझाने वाला हूँ, आज पूरी तरह से इसको करेंगे अच्छे से। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 मीन्स K अपॉन 6 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मीन्स -5 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2/7। तो इस वाले दोनों टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, K का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम K का वैल्यू देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा K का वैल्यू जो है K, तो 2K इज इक्वल टू यहाँ से -30 K का वैल्यू हमें चाहिए, तो K रहेगा यहीं और 2 जब चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 2, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा -15। ये रहा अपना आंसर, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए। वहाँ पे अगर यहाँ से कोई डाउट है या कोई हमारे लिए सुझाव है या कुछ नया जो आपके लिए हम कर सकते हैं वो बिल्कुल हमें बताइए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्या है वहाँ। तो चलिए, तो स्टूडेंट अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें इसको जो इसमें K का वैल्यू है उसको वो फाइंड करना है यूनिक सोल्यूशन के लिए, अद्वितीय हल के लिए। और अद्वितीय हल अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपको वर्ड देना होता है लास्ट में आंसर लिखने के समय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो वर्ड, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते समय कि हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन रहा और ये रहा दूसरा इक्वेशन। सबसे पहला काम है A1 A2 B1 B2 एवं C1 C2 निकाल लेना। तो यहाँ पर आपका क्या है, A1 इज इक्वल टू है K, B1 इज इक्वल टू है 2 और C1 इज इक्वल टू है 5। यहाँ से आपको मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं मतलब कौन है 1 है। बहुत शुरुआत में मैंने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे y लिख देते हैं, कुछ नहीं है। तो खैर आप लोगों के साथ ये गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ये निकल गया। अब हमें इसको किसके लिए फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसको यूनिक सोल्यूशन के लिए। किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल के लिए। तो चूंकि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हो गया। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, K अपॉन A2 क्या है आपका 3 इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है 2 और B2 है आपका 1। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 का जब 2 के साथ और K का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा ये। आप यहाँ नीचे में लिखेंगे इस तरीके से, अगर आपके पास भी जगह है तो इम्प्लाइज दैट का यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा K इज इक्वल टू 6 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर है। अब वो शब्द जिसको देने के बाद ही आपका आंसर कंप्लीट होता है वो है कि अतः K बराबर 6, K इज इक्वल टू 6 को छोड़कर या इसके अलावा इज नॉट इक्वल टू क्या है 6। तो इसके अलावा मतलब कि यहाँ पे केवल आप 6 बस ना रखें, फिर चाहे जो वैल्यू रख दें आप और सॉल्व कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। तो अतः K इज इक्वल टू 6 को छोड़कर K के सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय
का हल अद्वितीय होगा या समीकरण निकाय का हल अद्वितीय प्राप्त होगा। ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। आइए देखते हैं यहाँ कैसे करना है। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की, तो यहाँ A1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, B1 इज इक्वल टू -2 और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा K एंड C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर से आपको ये बातें लिखनी है कि किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या है। चूँकि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 है आपके पास 1 और A2 है आपके पास 3 इज नॉट इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय K, इज नॉट इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय K। यहाँ पे -2 है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या -2 है यहाँ, जी -2 ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अद्वितीय हल के लिए ये रहा A1 A2 1/3। ये आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा K इज़ नॉट इक्वल टू -6, अर्थात K का मान केवल क्या नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता। फिर से आप उन बातों को लिखेंगे और कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे आप -6 लिखेंगे। जब इसके लिए लिखेंगे तो क्या, अतः K बराबर -6 को छोड़कर या K अतिरिक्त -6 के अतिरिक्त K के सभी वास्तविक मान के लिए जो इस समीकरण निकाय का हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। सेम आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको अब कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें A1 की, तो A1 है आपका K और B1 है आपके पास 3, C1 है आपके पास K-3, क्या K-3 क्या है, C1 है। फिर यहाँ अगर बात की जाए आपको A2 मिलने वाला है 12, B2 मिलने वाला है K और C2 मिलने वाला है K, C2 भी क्या मिलने वाला है, K मिलने वाला है। अब आप ये भली भांति जान चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, चूँकि अद्वितीय हल के लिए, क्या A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से A1 है आपके पास K, A2 है आपके पास 12, आगे बढ़ते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू B1 है आपके पास 3 और B2 है आपके पास K। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो K इंटू K हो जाएगा K² और 12 इंटू 3 हो जाएगा -36। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि K का वैल्यू क्या आ जाएगा, √36 और √36 का मान होता है +-6। याद रखिएगा स्टूडेंट, +-6 होता है। अंडर रूट से जैसे ही कोई संख्या बाहर आती है तो क्या हो जाता है, +-6। फिर से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः K बराबर +-6 के अतिरिक्त K के सभी वास्तविक मानों के लिए, K के सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। अर्थात
जब आप k बराबर 6 रखते हैं या k बराबर -6 रखते हैं, दोनों ही केस पे जो इस समीकरण निकाय का हल होगा वो क्या होगा, आपको यूनिक मिलेगा। अगर आप k बराबर -6 या k बराबर 6 रखते हैं तो आपको इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक नहीं मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लिखने का अर्थ यही है कि k इज इक्वल टू +-6 मीन्स इस वैल्यू पे आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका हल यूनिक नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त जब आप k का मान रखते हैं, चाहे जो भी रख दें आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। लेकिन आप +6 और -6 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। फिर से यहाँ A1 है आपके पास 4, B1 है -5 और C1 है आपके पास k, तथा A2 है 2, B2 है -3 और C2 है आपके पास 12। बढ़ते हैं आगे। फिर से चूँकि अद्वितीय हल के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ पे दिया है अननोन वेरिएबल, मतलब कि ये कंडीशन फॉलो होता है, लेकिन किसके लिए होता है तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे इसके का वैल्यू कैसे। चलिए, तो A1 हो गया आपके पास 4 और A1 हो जाएगा 4, A2 हो जाएगा आपके पास 2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 है आपके पास -5, C1 है B2 है आपके पास -3। अब इसमें आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, तो k तो कहीं भी शामिल हो ही नहीं रहा है। ये हमारा कंडीशन होता है लेकिन k तो शामिल हो ही नहीं रहा है। तो इस केस पे आप कहेंगे कि अतः k का मान संभव नहीं है, k का मान संभव नहीं है, क्योंकि हमें तो ये कंडीशन पता है, इसके अलावा आगे पीछे हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे k इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे आखिर। अगर कोई चीज़ आ ही नहीं रहा है जिसको हमें फाइंड करना है तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि इसका जो वैल्यू है k का वैल्यू वो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बड़े ही आसानी से और बहुत ही समझ के इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को।